Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on fill in the blanks for upcoming examinations. तो आज fill in the blanks पर बेस्ड questions की प्रैक्टिस करेंगे जो upcoming exams के लिए important रहेगा. ठीक है, moderate to high level के questions होंगे. So let's start. He test sold this car after months of consideration. तो यहाँ पर कौन सा आपको ऑप्शन चूज करना है. ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन आएगा? डिशियसली, एक्सट्रानियस, स्केर्सली, फाइनली, एक्सट्रीमली. ही डैश सोल्ड हिज कार. उसने अपनी कार सेल कर दी कई महीनों के सोच विचार के बाद. आफ्टर मंथ्स ऑफ कंसिडरेशन ही डैश सोल्ड हिज कार. डिशियसली, डिशियस का मतलब क्या होता है? कीमती, महंगा. डिशियस कहा जाता है उसे. एक्सट्रानियस, एक्सट्रानियस का मतलब होता है मोर देन नीडेड, जिसकी जरूरत ना हो, रिक्वायरमेंट से ज्यादा. एक्स्ट्रा. स्केर्सली का मतलब होता है हार्डली, मुश्किल से. फाइनली, आखिरकार, अंततः, फाइनली, लास्ट में उसने अपनी कार सेल कर दी. या फिर एक्सट्रीमली. एक्सट्रीमली का मतलब होता है ग्रेट डिग्री, टू अ ग्रेट डिग्री, टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ पे हमें एडवर्ब की जरूरत है क्योंकि सोल्ड वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए होगा. तो एक्सट्रानियस तो अट्रैक्टिव है, तो ये तो आंसर होगा नहीं. ठीक है. प्रीशियसली सोल्ड दिस कार. प्रीशियसली आंसर नहीं हो सकता. यहाँ पे फिट नहीं हो रहा कंटेक्स्ट के हिसाब से कि उसने अपनी कार सेल कर दी, तो इसमें प्रीशियसली की तो कोई नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा. स्केर्सली सोल्ड दिस कार. स्केर्सली का मतलब तो होता है मुश्किल से, ना के बराबर, एक नेगेटिव सेंस देता है. अगर उसने कार सेल करने से मना किया होता, नेगेटिव सेंस दे रहा होता, तो हम स्केर्सली यूज करते. लेकिन यहाँ पर तो उसने एक्शन अपनी कार सेल कर दी, तो स्केर्सली भी आंसर नहीं होगा. एक्सट्रीमली का मतलब होता है ग्रेट डिग्री में. तो एक्सट्रीमली सेल थोड़ी की है, एक्सटेंट यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, लेकिन उसमें तो डिसीजन बताया जा रहा है कि फाइनली उसने अपनी कार सेल कर दी. तो आंसर होगा फाइनली. इट फाइनली सोल्ड दिस कार आफ्टर मंथ्स ऑफ कंसिडरेशन. की आखिरकार, अंततः उसने अपनी कार सेल कर दी कई महीनों के सोच विचार के बाद. स्केर्सली का मतलब होता है हार्डली, बेयरली. एक्सट्रीमली, ग्रेट डिग्री. एक्सट्रानियस का मतलब होता है अननेसेसरी, इररेलेवेंट, जिसकी जरूरत ना हो. मोर देन नीडेड, अननेसेसरी, इररेलेवेंट, एक्स्ट्रा से भी आप उसे याद रख सकते हो. नेक्स्ट देखिए. द प्रोफेसर एंडेड द लेक्चर आफ्टर अ लॉन्ग क्लास डैश. प्रोफेसर ने लेक्चर खत्म किया लॉन्ग क्लास डैश के बाद. रेज, डिबेट, रिकॉर्ड, डिस्कस, ब्रेक. क्या आंसर होगा? आफ्टर अ लॉन्ग क्लास डैश. रेस का मतलब क्या होता है? रेस का मतलब होता है जैसे रेस उठाना, कुछ चीज ऊपर उठाना, इंक्रीज करना, उसे हम कहते हैं. तो क्लास में रेस तो नहीं किया जा रहा, अभी बात ऊपर उठा तो नहीं उठाया जा रहा ना, कुछ ऊपर उठाने की बात तो नहीं की जा रही, तो रेस नहीं होगा. रिकॉर्ड, आफ्टर अ लॉन्ग क्लास रिकॉर्ड, नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा. आफ्टर अ लॉन्ग क्लास डिस्कस हो सकता है आंसर. तो यहाँ पे हमें एक नाउन की जरूरत है. लॉन्ग एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करेगा. तो यहाँ पर हमें एक नाउन की जरूरत है. डिस्कस वर्ब है, तो यहाँ पे डिस्कशन अगर होता तो हम सोच सकते थे वो आंसर है, लेकिन डिस्कस आंसर नहीं होगा. लॉन्ग क्लास ब्रेक. प्रोफेसर ने लेक्चर खत्म किया लॉन्ग क्लास ब्रेक के बाद. तो जब ब्रेक ही चल रही थी तब कैसे लेक्चर खत्म कर दिया? पहले ही ब्रेक थी, तो ब्रेक भी आंसर नहीं होगा. आंसर होगा डिबेट. लॉन्ग क्लास डिबेट मतलब डिबेट चली क्लास में, उसके बाद प्रोफेसर ने लेक्चर खत्म किया. रेस मीन्स लिफ्ट अप, इंक्रीज. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. ही डैश टू द मार्केट यस्टरडे. गो, गोज, वेंट, गॉन, गोइंग. तो यहाँ पे कौन सा टेंस आना चाहिए? देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेंट. वेंट. वेंट क्यों आंसर होगा? कि जब भी आपको सेंटेंस में ये वर्ड दिखे, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 1991, पर्टिकुलरली किसी ईयर को रेफर किया जाए पास्ट में, अगो, तो ये सिंपल पास्ट टेंस लेते हैं. मिसाल जब ये वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में, जो सिंपल पास्ट की बात करते हैं. यस्टरडे बीता हुआ कल हो गया, लास्ट वीक तो पिछले टाइम की बात की जा रही है, पिछले हफ्ते, पिछले साल, पिछले महीने, लास्ट वीक. इन 1991 तो पर्टिकुलरली किसी पास के ईयर को रेफर किया जा रहा है, अगो. तो इन सबके साथ जब भी ये वर्ड आपको सेंटेंस में दिखेंगे, टाइम के कंटेक्स्ट के लिए यूज हो, तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है. और यहाँ इस सेंटेंस में यस्टरडे है, तो यस्टरडे के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस. किस वर्ड में सिंपल पास्ट टेंस है?
गो तो प्रेजेंट टेंस है, गोस भी प्रेजेंट टेंस हो गया, गोन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, गोइंग आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस है, वैसे भी इज एम आर के साथ तो गोइंग हम यूज कर नहीं सकते, तो आंसर हो जाएगा वेंट। वेंट हमें सिंपल पास्ट टेंस चाहिए, गो वेंट गॉन, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आंसर हो जाएगा वेंट। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्राइकर मिस द गोल बट स्टिल अर्न्ड लाउड डैश। स्ट्राइकर ने अपने गोल मिस कर दिया पर उनको डैश मिला, स्टिल अर्न लाउड डैश। प्रैक्टिस, रिगार्ड्स, एडवाइस, पनिश, एप्लॉस। देखो ये कहा जा रहा है कि स्ट्राइकर ने गोल मिस कर दिया, उसके बाद भी ही अर्न्ड लाउड डैश। अब लाउड यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो उसको मॉडिफाई, एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा होगा, नाउन। एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे हमें नाउन की जरूरत होगी, तो यहाँ पे नाउन आना चाहिए, ठीक है, लाउड के बाद नाउन आना चाहिए। क्या प्रैक्टिस आंसर हो सकता है? स्टिल अर्न प्रैक्टिस, जब स्ट्राइकर ने गोल मिस कर दिया, प्रैक्टिस अर्न की, प्रैक्टिस थोड़ी कमाई है उन्होंने, प्रैक्टिस अर्न नहीं की। अर्न लाउड रिगार्ड्स, रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है? रिगार्ड का मतलब होता है बेस्ट विशेस, हो सकता है आंसर, चलो देखते हैं। स्टिल अर्न लाउड एडवाइस, पनिश या प्लॉस? तो पनिश आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पनिश वर्ब है, यहाँ पे हमें नाउन की जरूरत है। और दूसरा यहाँ पे सेंटेंस का कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी पनिश मैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि स्ट्राइकर का गोल मिस करने के बावजूद भी उन्होंने लाउड डैश अर्न किया, डैश कमाया, तो जो कुछ कमाया है, कुछ अर्न किया है, तो वो पनिशमेंट तो नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा लाउड अप्लॉस, लाउड अप्लॉस। अप्लॉस का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ, तो लाउड अप्लॉस मतलब स्ट्राइकर ने बॉल मिस कर दिया, इसके बाद भी उनकी वो प्रशंसा की गई, प्रेस किया गया, ठीक है। रिगार्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और रिगार्ड्स का मतलब होता है गुड विशेस, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है इसका। रिगार्ड का मतलब, जब पे एस नहीं है, रिगार्ड है, इसका मतलब रिस्पेक्ट है, और रिगार्ड्स का मतलब होता है बेस्ट विशेस, ठीक है। विद रिगार्ड्स, कार्ड्स में मेरी बात है, रिगार्ड्स, रिगार्ड्स का मतलब है बेस्ट विशेस, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अप्लॉस। नेक्स्ट देखिए, ग्रेसी हैंडल द टफ क्वेश्चंस विद ईज एंड डैश। ग्रेसी ने मुश्किल सवाल हल किए, हैंडल किए ईज और डैश के साथ, सहजता और डैश के साथ। रिफ्रेन, डाउट, रिपीट, ग्रेस, डेप्थ, ईज एंड डैश। ईज का मतलब क्या हुआ? सहजता के साथ, आसानी के साथ उसमें मुश्किल क्वेश्चंस, जो थे मुश्किल सवाल थे, इनका हल किया विथ ईज एंड डैश। अब ईज एक पॉजिटिव वर्ड है ना, ईज एक पॉजिटिव वर्ड है कि अपने सहजता के साथ मुश्किल सवालों का हल किया, तो हमें वैसा ही वर्ड चाहिए होगा बाद में भी, क्योंकि एंड सिमिलर वर्ड्स को ज्वाइन करता है, एंड जो है वो सिमिलर वर्ड्स ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे ईज एक पॉजिटिव वर्ड है जो ग्रेसी की एक तरह से तारीफ कर रहा है, जिसने सहजता के साथ सवालों का हल किया, तो उसका जो एंड के बाद वाला वर्ड भी ईज जैसा ही पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, जो एक पॉजिटिव सेंस थे, ठीक है, ईज जैसा वर्ड होना चाहिए। ठीक है, रिफ्रेन हो सकता है आंसर। रिफ्रेन का मतलब जो होता है किसी चीज को अवॉइड करना, रिफ्रेन करना, मना करना, तो ये आंसर नहीं होगा। ईज एंड डाउट हो सकता है, तो उसने सहजता के साथ सवालों का हल किया, तो डाउट नहीं हो सकता। ईज जैसा ही हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए, ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव सेंस देगा। विथ ईज एंड रिपीट, विथ ईज एंड रिपीट, देखो विथ क्या है? प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, ईज भी नाउन है, तो एंड के बाद भी जो वर्ड आएगा वो नाउन आना चाहिए। प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, विथ के बाद ईज आया, ठीक है, इजी एडजेक्टिव, ईज नाउन, तो एंड के बाद भी जो वर्ड आना चाहिए वो नाउन आना चाहिए। एंड सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच सिमिलर वर्ड्स को कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे रिपीटिशन अगर होता है तो एक बार हम सोच लेते हैं आंसर, लेकिन रिपीट नहीं हो सकता आंसर। ईज एंड डेप्थ या ईज एंड ग्रेस? टफ क्वेश्चन उसने सॉल्व किए ईज, सहजता और डैश के साथ, आंसर हो जाएगा विद ईज एंड ग्रेस, विद ईज एंड ग्रेस, ठीक है। मैं गहराई के साथ क्वेश्चंस को हैंडल नहीं किया, ईज और ग्रेस के साथ किया, एलिगेंस के साथ किया, विद ईज एंड ग्रेस, आंसर हो जाएगा ग्रेस। नेक्स्ट देखिए, द सॉफ्टवेयर अपडेट रिजॉल्व द बिग
विदाउट अफेक्टिंग सिस्टम डैश, सॉफ्टवेयर अपडेट ने वर्क सॉल्व कर दिया, सिस्टम के डैश को इफेक्ट नहीं किया। मैकेनिकल, प्रोटोकॉल, इंटीग्रिटी, लेबल, डेप्थ, क्या आंसर आना चाहिए? विदाउट अफेक्टिंग सिस्टम डैश, देखो यहाँ आंसर हो जाएगा इंटीग्रिटी। सिस्टम इंटीग्रिटी का मतलब होता है सिस्टम की जो साउंडनेस है, ऑनेस्टी है, जो ठीक से सिस्टम काम कर रहे हैं, जो उसकी साउंडनेस है, उसको इफेक्ट किए बिना जो सॉफ्टवेयर उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो आंसर हो जाएगा इंटीग्रिटी। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स प्रोसीजर, रूल्स प्रोसीजर, तो सिस्टम के रूल्स प्रोसीजर की पे बात नहीं की जा रही। इंटीग्रिटी मतलब सिस्टम की जो साउंडनेस है, वो सिस्टम सही से चल रहे थे, उसको इफेक्ट किए बिना सॉफ्टवेयर अपडेट ने सॉल्व कर दिया इशू को, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इंटीग्रिटी। प्रोटोकॉल होता है रूल्स रेगुलेशंस। लेबल का मतलब क्या होता है? लेबल तो एक साइन है, मार्क है, जो किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है, तो लेबल की तो पे बात नहीं कर रहे हैं हम, सिस्टम की बात कर रहे हैं। लेबल सिस्टम डेप्थ, सिस्टम की गहराई को फर्क किए बिना सिस्टम की कैसे गहराई हो जाएगी, ये भी आंसर नहीं होगा। प्रोटोकॉल रूल्स प्रोसीजर्स होता है, ये भी नहीं होगा आंसर। सिस्टम मैकेनिकल, सिस्टम इंटीग्रिटी, वैसे भी यहाँ पे हमें नाम चाहिए मैकेनिकल एडजेक्टिव है, तो आंसर हो जाएगा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट देखिए, द कमिटी delayed the vote to allow time for further dash, कमिटी ने वोट डिले कर दिए फर्दर डैश के लिए टाइम देने के लिए, टू अलाउ टाइम फॉर फर्दर डैश। फर्दर का मतलब क्या हुआ? एडिशनल, एडिशनल, तो क्या आंसर होगा? टू अलाउ टाइम फॉर फर्दर डैश, assertion, रिवीजन, मेंशन, कलेक्शन, डिवीजन। डिले किया गया वोट को ताकि डैश के लिए टाइम मिल सके, टू अलाउ टाइम फॉर फर्दर रिवीजन, रिवीजन, ताकि एक बार फिर से रिव्यू किया जा सके, रिवाइज किया जा सके। जैसे एग्जाम सबमिट करने से पहले, मतलब शीट सबमिट करने से पहले एक बार रिवाइज करते हो और फिर टीचर एग्जामिने शीट सबमिट करते हैं, है ना, पहले रिवाइज कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, इसीलिए बोर्ड प्रोसेस को डिले किया गया ताकि एक बार रिव्यू करने का टाइम मिल जाए, तो आंसर हो जाएगा रिवीजन। असर्शन का मतलब होता है कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट, कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट को कहा जाता है असर्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिवीजन। मेंशन का मतलब है किसी बात का उल्लेख करना, मेंशन करना, कलेक्शन को चीज इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, डिवीजन डिवाइड करना, बांटना, तो यहाँ पे कोई बांटने की या कलेक्शन मेंशन की बात नहीं हो रही, आंसर हो जाएगा रिवीजन। नेक्स्ट देखिए, डिस्पाइट द वार्निंग साइंस द कंपनी कंटिन्यूड इट्स रिस्की डैश, वार्निंग साइन के बावजूद, डिस्पाइट द वार्निंग साइन, जिनको चेतावनी मिल रही थी, चेतावनी के संकेत मिल रहे थे, उसके बाद वजूद कंपनी ने कंटिन्यू किया अपना रिस्की फाइनेंशियल डैश, फाइनेंशियल बोरो, एक्सपेंड, बैलेंस, वेंचर, रिटर्न। फाइनेंशियल कौन सा पार्ट है समझो, कौन सा वर्ड है फाइनेंशियल? फाइनेंस के बारे में बता रहा है, फाइनेंशियल एडजेक्टिव है, फाइनेंशियल एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए? एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करेगा? नाउन को, यहाँ पे नाउन आना चाहिए फाइनेंशियल के बाद, तो कौन सा वर्ड होगा आंसर? देखो, बोरो, बोरो तो वर्ब है, बोरिंग नाउन होता, बोरो वर्ब है तो आंसर नहीं होगा। एक्सपेंड भी वर्ब है, एक्सपेंशन नाउन होता। बैलेंस हो सकता है, कंपनी ने वार्निंग साइन के बावजूद कंटिन्यू किया अपना जो रिस्की वो फाइनेंशियल काम कर रहे थे, तो फाइनेंशियल बैलेंस को कंटिन्यू किया, बैलेंस तो एक अमाउंट है, तो उसको कोई प्रोसेस थोड़ी है जिसको कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं। कंटिन्यूड इट्स रिस्की फाइनेंशियल रिटर्न, जो फाइनेंशियल रिटर्न मिल रहा है तो उसमें कुछ रिस्की कंटिन्यू करने की बात नहीं होगी, आंसर हो जाएगा वेंचर, वेंचर। Despite the warning signs, the company continued its risky financial venture. ठीक है, वेंचर का मतलब ही होता है रिस्की जर्नी बिजनेस, ठीक है, बिजनेस रिस्की बिजनेस, रिस्की जर्नी लिया जाए उसको हम वेंचर कहते हैं, वेंचर इस सेंस में यूज किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा वेंचर। नेक्स्ट देखिए, ही चेक द सेटिंग्स अगेन टू प्रिवेंट अनदर सिस्टम डैश, उसने दोबारा सेटिंग चेक की ताकि दोबारा सिस्टम डैश न हो,
टू प्रिवेंट अनदर सिस्टम लॉग इन, उसने इसलिए सेटिंग चेक की ताकि सिस्टम लॉग इन ना हो पाए, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। अनदर सिस्टम अपडेट ना हो पाए, अपडेट रोकने के लिए भी सेटिंग चेक नहीं की जाएगी, नहीं। अनदर सिस्टम कमांड ना दी जाए, नहीं। अनदर सिस्टम ब्रेक या क्रैश, आंसर हो जाएगा अनदर सिस्टम क्रैश। क्रैश का मतलब होता है सिस्टम फेलियर, सिस्टम का फेल हो जाना, ठीक से काम ना कर पाना, उसे ही क्रैश है। तो आंसर हो जाएगा सिस्टम क्रैश। सिस्टम क्रैश हो, सिस्टम फेलियर। नेक्स्ट देखिए, despite the bustling city outside, the library maintained a dash environment perfect for quiet reading and contemplation. मतलब बस्टिंग सिटी आउटसाइड, बाहर शोर शराबा है, तो लाइब्रेरी ने मेंटेन किया है डैश एनवायरनमेंट, ठीक है, लाइब्रेरी में इस तरह का माहौल है जो कि वहाँ पे चुपचाप पढ़ा जा सकता है, परफेक्ट फॉर क्वाइट रीडिंग एंड कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन है किसी को अगर सोच विचार करना है, अकेले कहीं समय बिताना है, सोच विचार करना है, तो उसके लिए क्वाइट एनवायरनमेंट था लाइब्रेरी में। सो मेंटेन द डैश एनवायरनमेंट, क्या आंसर होगा? शोर शराबे के बावजूद लाइब्रेरी में डैश एनवायरनमेंट था जो क्वाइट था। मीडियोकर, मीडियोकर का मतलब तो होता है एवरेज, एवरेज, एवरेज एनवायरनमेंट में यहाँ पे आंसर से फिट नहीं हो रहा। सेरेन, क्लाइमैक्स, विंटेज, मॉडर्न, क्या आंसर होगा? क्लाइमैक्स क्या होता है किसी मूवी का? क्लाइमैक्स एक टर्निंग पॉइंट, जब एक मूवी अपने शिखर पे एटमोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, उसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स भी आंसर नहीं होगा। विंटेज या मॉडर्न या फिर सेरेन, देखो आंसर हो जाएगा सेरेन। सेरेन, सेरेन का मतलब होता है काम, शांति। मतलब बाहर शोर शराबा है लेकिन लाइब्रेरी के अंदर शांति थी, काम, पीस था, पीसफुल एनवायरनमेंट था। तो आंसर हो जाएगा सेरेन, सेरेन। विंटेज का मतलब होता है ओल्ड, वैल्यूएबल, तो ओल्ड एनवायरनमेंट का आंसर नहीं होना चाहिए। विंटेज का मतलब है ओल्ड, पुराना, पर कीमती जो चीजें हैं उसको हम कहते हैं विंटेज। कंटेम्प्रेरी का मतलब मॉडर्न होता है, और मीडियोकर का मतलब है यहाँ पर एवरेज, एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडर्न वर्ड गिवन है, ठीक है। मॉडर्न का तो आधुनिक हो गया, विंटेज का मतलब ओल्ड हो गया, बट वैल्यूएबल, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेरेन। सेरेन का मतलब है काम। चलिए नेक्स्ट देखिए, द डैश ईज with which she handled the challenging task showcased her expertise in the field. डैश सहजता के साथ जिसने अपना मुश्किल जो एक चैलेंजिंग टास्क था उसको पूरा किया, उसको हैंडल किया, वो दिखाता है उसका एक्सपर्टाइज, ठीक है, इसमें एक्सपर्टाइज के बारे में बताता है। द डैश इज apparent, fragrant, sentient, repellent, indistinct, क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा apparent, apparent, apparent is मतलब क्लियर, ऑब्वियस, मतलब ये स्पष्ट था कि जिस सहजता के साथ उसने उस डिफिकल्टी को, चैलेंजिंग टास्क को हैंडल किया, वो उसकी एक्सपर्टाइज, उसकी विशेषता के बारे में बताता है। तो आंसर हो जाएगा अपेरेंट, क्लियर, ऑब्वियस, जो बात स्पष्ट है। सेंटिएंट का मतलब होता है एबल टू सेंस थिंग, चीजों को सेंस कर पाना, एबल टू सेंस थिंग्स। रेपेलेंट, रेपेलेंट का मतलब होता है अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट, जो अच्छा ना लगे। और इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट मीन्स नॉट क्लियर, तो चीज स्पष्ट ना हो। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर, साफ है, स्पष्ट है, उसे हम कहते हैं डिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट, नॉट क्लियर, जो चीज क्लियर नहीं है, तो इनडिस्टिंक्ट, नॉट क्लियर। रेपेलेंट, अनप्लीजेंट, अच्छा नहीं है। सेंटिएंट, एबल टू सेंस थिंग्स। और अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, ऑब्वियस, स्पष्ट, जाहिर। आंसर हो जाएगा अपेरेंट, ठीक है। फ्रेग्रेंट का मतलब क्या हुआ? खुशबूदार, तो फ्रेग्रेंस में अच्छी सी स्वीट स्मेल, प्लेजेंट स्मेल हो। चलिए नेक्स्ट देखिए, द मेलोडी played by the street musician had a dash quality that drew a crowd of mesmerized listeners. तो जो धुन स्ट्रीट म्यूजिशियन बजा रहे थे, मेलोडी, इट हैड एन डैश क्वालिटी, उसमें एक डैश क्वालिटी थी, ऐसा गुण था, दैट ड्रू अ क्राउड ऑफ मेस्मराइज्ड लिसनर्स,
इसने सुनने वालों को mesmerize कर दिया, उनका मंत्रमुग्ध कर दिया था, अट्रैक्ट हो गए थे सुनने वाले लोगों को, मंत्रमुग्ध कर दिया, कैप्टिवेट कर दिया। ठीक है, सो इट हैड एन डैश क्वालिटी। जो मेलोडी स्ट्रीट सिंगर म्यूजिशियन बजा रहा था उसमें एक डैश क्वालिटी थी, इम्पैक्टिंग, हॉन्टिंग, स्टिंगिंग, एंचेंट।